Okay, so it's time to start now. And if you remember, हमने कल गॉस लॉ देखा था, तो आज हमको गॉस लॉ के एप्लीकेशन देखने हैं. बट जस्ट फॉर अ वेरी क्विक रिकैप, गॉस लॉ क्या करता है? गॉस लॉ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है किसका? एक्सटेंडेड चार्जेस का. तो व्हाट यू नो इज, वी नो दैट to find out electric field, intensity to find out electric field intensity due to extended charges. अब extended charges क्या है? You should know by now very well कि एक स्पीयर पे चार्ज है, एक वायर पे चार्ज है, एक प्लेन शीट पे चार्ज है, उसको हम extended charges बोलते हैं. So to find out electric field intensity due to extended charges, we need to apply Gauss law. तो हमको गॉस लॉ यूज करना है. और गॉस लॉ क्या है मैंने बताया था आपको, तो वापस एक बार बता देता हूँ. एंड नाउ आई एम आल्सो गोइंग टू राइट डाउन स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ. सो इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार, ये इंटीग्रेशन किस पे कर रहे हो? ये गॉसियन सरफेस पे कर रहे हो. ये कंडक्टर नहीं है, ये इमेजिनरी सरफेस पे आप इंटीग्रेशन करते हो. ओवर क्लोज सरफेस एस is equal to charge enclosed upon epsilon 0. So this is Gauss law. By definition, this is Gauss law. Okay. तो नॉर्मली हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास चार्ज कंडक्टर है वो वैक्यूम या फिर एयर में है, इसलिए epsilon 0 लिखा है. Otherwise, you can just write down epsilon as well. Okay. But I will stick to this notation of textbook because normally ये हमेशा ही वैक्यूम या एयर में है, ऐसा अजम्पशन के अंडर ही आपको बुक में दिया है. तो इट्स ओके, जस्ट अ मैटर ऑफ मल्टीप्लाइंग विद द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. तो आई कीप इट लाइक दिस. तो ये तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट था गॉस लॉ का, हमने कल ही देखा. टोटल फ्लक्स, दिस इज टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू any closed imaginary surface which we call as Gaussian surface is equal to charge enclosed upon epsilon 0. Okay, now इसी को आपको इंग्लिश में लिखना है तो लिख दो. द फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू a closed surface equals या फिर is equal to, through a closed surface is equal to the net charge enclosed by the surface divided by epsilon 0. ये है आपका बाय डेफिनेशन, दिस इज गॉस लॉ. तो हमने लास्ट सेशन में भी देखा था कि वेरी सिंपल, टोटल फ्लक्स दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए बार डॉट डी एस बार इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय epsilon 0. दिस इज गॉस लॉ. ऑफ कोर्स where you know phi or integration over closed surface E bar dot ds bar is total flux through Gaussian surface. It is total flux. Okay, and Q enclosed is charge enclosed, total charge enclosed inside closed surface. Okay, so this is what you have. तो ये अगर आपको पता होगा, so if you know Gauss law,
तो अब हम गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन देखेंगे। तो ये हमने कल किया था गॉस लॉ, सिर्फ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो दिस। अगर ये पता है तो नाउ वी कैन अप्लाई गॉस लॉ टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, राइट। तो बहुत पावरफुल टूल है, इट इज एक्सट्रीमली पावरफुल टूल। तो एप्लीकेशन नंबर 1, लेट्स लुक एट एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। Applications of Gauss law. Number 1, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। So we need to find out what is electric field intensity. Electric field intensity due to a uniformly charged spherical shell or hollow sphere. Okay, तो प्रॉब्लम इन हैंड इज, हमारे पास एक स्फीयर है जो चार्ज स्फीयर है, इस पे पॉजिटिव चार्जेस है हम लोग मान लेते हैं, इसका रेडियस कैपिटल आर है। अभी आगे से याद रखना, जिस बॉडी के ऊपर चार्ज है उसका रेडियस हम लोग कैपिटल आर लेंगे। दिस इज व्हाट यू नीड टू ऑलवेज कीप इन माइंड। बाद में डेरिवेशन डिराइव करते वक्त गड़बड़ होना नहीं चाहिए, इसलिए अभी से पता होना चाहिए। व्हाट एल्स डू वी नो, हमको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे रहेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी अवे। So electric field will be away from this charge. तो ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E is always directed away. Okay. Now, as I told you earlier, कि हमारे पास एक P point है, we have a point P, let's say, which is at a distance of small r from the center, something like this. Imagine, okay, something like this. थोड़ा सा मैं इसको change करता हूँ, little bit. So I just want this to be over here. Anyways, I have to change this little bit. तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर से उस पॉइंट P का, that is equal to r. तो P पॉइंट हमने कहाँ लिया था? P पॉइंट हमने यहाँ लिया था, ये डिस्टेंस r है। ओके, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। पहले तो एक चीज समझ लो कि स्फीयर एक ही है, कंडक्टर एक ही है, उस कंडक्टर के ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है। एक जनरल डाउट ऐसा आता है, तो नेगेटिव के लिए नहीं कर सकते क्या? गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको अपोजिट दिखाना पड़ेगा। तो जो आप एंगल थीटा लेते हो वो 0 की जगह पे 180 डिग्री आएगा। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। एनीवेज, लेट्स स्टिक टू कन्वेंशन। हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है, स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, उसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज डाला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है। हमारा टास्क ये था कि हमको फाइंड करना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P व्हिच इज आउटसाइड द कंडक्टर। P पॉइंट अंदर है क्या कंडक्टर के? नहीं, कहाँ पे है? बाहर है। तो बाय रूल एज आई टोल्ड यू, अगर गॉस लॉ अप्लाई करना है, लुक एट दिस डेफिनेशन, है ना, the flux of net electric field through a closed surface। तो पहला काम हमको ये करना होता है कि चार्ज को कंप्लीटली क्लोज करना होता है। तो चार्ज को हम लोग कंप्लीटली क्लोज कर लेंगे, मतलब एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ कर लेंगे
So we have to draw an imaginary sphere over here with radius small r, right? So थोड़ा सा ये sphere दिख नहीं रहा है, but doesn't matter really. It is a sphere. मान लेना आप, this is a sphere with radius small r. ये sphere imaginary sphere है, इस पे चार्ज नहीं है. तो हम लोग क्या करते हैं, जिस शेप का कंडक्टर होता है उसी शेप का इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि चार्ज को एनक्लोज करना है इसके लिए, और इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस. अभी गॉसियन स्फीयर बोलो तो भी चलेगा, गॉसियन सरफेस बोलो तो भी चलेगा. सिर्फ यहाँ पे गॉसियन सरफेस का शेप है स्फीयर. अगले केस में हम देखेंगे कि गॉसियन सरफेस का शेप होने वाला है सिलेंडर, सिलेंड्रिकल, राइट. दूसरा कि ये जो गॉसियन स्फीयर है ये कॉन्सेंट्रिक है, मतलब कंडक्टर का और गॉसियन स्फीयर का सेंटर सेम है, सो दे आर कॉन्सेंट्रिक, राइट. नाउ इतना होने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको जिस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था उस पी पॉइंट पे आप एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ds अज्यूम करोगे. अज्यूम अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ds सराउंडिंग पॉइंट P. Now as I told you that अगर ds का एक एरिया का अगर डायरेक्शन चाहिए आपको, तो डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया इज ऑलवेज नॉर्मल टू द एरिया. तो मैं अगर इस पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ एरिया पे, तो इसका डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आएगा. सो दिस इज ds, दिस इज e बार एंड दिस इज ds बार. तो what do you see is, first of all, angle theta between E bar and ds bar is 0. जो कुछ मैं कर रहा हूं यहाँ पे मैं पूरा आपको लिख के दूंगा स्टेप बाय स्टेप. पहला काम है कि समझ लो प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है और अप्रोच कैसे करना है. प्रॉब्लम था एक कंडक्टर पे, कंडक्टर यहाँ पे हॉलो स्फीयर है, जस्ट लाइक अ प्लास्टिक बॉल, अंदर कुछ नहीं है, अंदर एयर है मान लो, there is nothing inside, so it is like a hollow sphere. उसके ऊपर सरफेस पे चार्ज डाला है आपने, पॉजिटिव चार्ज डाला है, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा और मुझे एक किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था. तो मैं कैसे कर सकता हूँ, बाय अप्लाइंग गॉस लॉ. बट गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है पहले उस चार्ज को एनक्लोज करो. तो हमने जिस शेप का कंडक्टर था स्फेरिकल, वैसा ही एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ कर लिया, गॉसियन स्फीयर. अब उस पर्टिकुलर स्फीयर पे एक पॉइंट P लिया है, उस P पॉइंट के सराउंडिंग में एक छोटा एरिया ds लिया है. ds का डायरेक्शन और E बार का डायरेक्शन सेम है, मतलब एंगल थीटा इज 0, राइट. तो ये पता होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट. सो cos थीटा will turn out to be cos 0 will be equal to 1. हमको पता है, क्या पता है, टोटल फ्लक्स इज इंटीग्रेशन E बार डॉट ds बार, मतलब इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस E ds cos थीटा, बट cos थीटा इज 1, तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस E ds. अब आपको मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन का एक बेसिक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, और बेसिक प्रॉपर्टी मतलब क्या, कॉन्स्टेंट्स को आप इंटीग्रल के बाहर, डेरिवेटिव के बाहर लिख सकते हो. तो यू कैन टेक आउट E आउटसाइड, क्योंकि E कांस्टेंट है. कांस्टेंट क्यों है बता देता हूं मैं. देखो, इफ यू रिमेंबर 11th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड डिस्टेंस का स्क्वायर. अब इस पूरे गॉसियन स्फीयर पे मैं कहीं पे भी पॉइंट लूं, यहाँ ले लो Q, यहाँ पे R, यहाँ पे S, यहाँ पे T, कोई भी पॉइंट ले लूंगा, तो गॉसियन स्फीयर पे जो भी पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस सेंटर से तो स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r रहने वाला है, मतलब डिस्टेंस तो कांस्टेंट है. दूसरा, once you say distance is constant, इसका मतलब this is constant, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज. नाउ अब उस गॉसियन स्फीयर के अंदर तो चार्ज कांस्टेंट ही है ना, चार्ज कहाँ चेंज हुआ, चार्ज भी कांस्टेंट है, मतलब चार्ज भी कांस्टेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, मैं डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्शन तो हमको पता है कि रेडियली आउटवर्ड्स है, डायरेक्शन वी ऑलरेडी नो इट्स नॉट सेम एवरीवेयर, इट इज गोइंग रेडियली आउटवर्ड्स. सो डिपेंड्स कि कहाँ पे आप देख रहे हो, तो इट इज रेडियली आउटवर्ड्स. बट इन एनी केस
इस पूरे गॉसियन स्फीयर पे आप कोई भी पॉइंट ले लोगे तो चार्ज कांस्टेंट और आर कांस्टेंट मतलब ई कांस्टेंट, और अगर ई कांस्टेंट तो ई को इंटीग्रल के बाहर लिखा जा सकता है। ओके, राइट। नाउ एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको कल के सेशन में भी बताया था, मैं वापस बता देता हूँ। हम जब ऐसा लिखते हैं ना, फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ई बार डॉट डीएस बार, जब भी आपने इंटीग्रेशन लिख दिया ना या फिर समेशन लिख दिया, इफ यू राइट डाउन समेशन और इंटीग्रेशन, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट टोटल फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू कंप्लीट गॉसियन स्फीयर, ना कि सिर्फ डीएस, नॉट ओनली डीएस, यू आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीट स्फीयर। तो इसका मतलब ये था कि हमने क्या किया, हमने इस गॉसियन स्फीयर को ऐसा अज्यूम कर लिया था कि इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल डीएस। तो ये जो गॉसियन स्फीयर है ये छोटे छोटे डीएस 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 पीसेस से बना हुआ है। मतलब फ्लक्स जो है वो सारे के सारे डीएस से पास हो रहा है, तो हर एक डीएस से पास होगा फ्लक्स। तो हमको तो सारा फ्लक्स देखना पड़ेगा क्योंकि टोटल फ्लक्स की बात हो रही है। तो इसका मतलब इमेजिन ये डीएस है, ये डीएस है, ये भी डीएस है, ये भी डीएस है, ये भी डीएस है, ऐसा पूरे स्फीयर पे डीएस है। तो मुझे बताओ, अगर मैं डीएस प्लस डीएस प्लस डीएस प्लस डीएस प्लस डीएस करते गया पूरे स्फीयर पे, तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर, राइट। सो यू विल राइट E इक्वल टू व्हाट इज टोटल एरिया ऑफ स्फीयर, 4 पाई रेडियस स्क्वायर। किसका रेडियस, गॉसियन सरफेस, कंडक्टर का नहीं, कंडक्टर का नहीं, क्योंकि डीएस आपने कहाँ लेके रखे हैं, डीएस आपने लेके रखे हैं गॉसियन सरफेस पे, तो 4 पाई आर स्क्वायर। बट बोल देंगे यहाँ पे सिंस integration ds is equal to 4 pi r square, that is total area of Gaussian surface, total area of Gaussian surface, right? Good. तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार, इक्वेशन नंबर 1, राइट। ऑल्सो चार्ज एनक्लोज्ड, अभी चार्ज एनक्लोज्ड कैसे निकालेंगे, व्हाट इज चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज्ड इज क्यू, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, क्यू है। बट अगर आपको याद होगा, मैंने कल इंटेंशनली आपको बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी, मैंने आपको बताया था कि जब एक सरफेस के ऊपर चार्ज होता है तो 1 मीटर स्क्वायर में यूनिट एरिया में कितना चार्ज, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय सिग्मा। अगर आपको याद होगा तो चार्ज पर यूनिट एरिया वाज सिग्मा, हमने कल ही लिया है ये। ओके, सो नाउ यू नो व्हाट इज क्यू, क्यू इज सिग्मा इनटू ए, तो क्यू इज सिग्मा इनटू ए। कौन सा ए, किसका ए, गॉसियन सरफेस का नहीं, ये चार्ज है, चार्ज किस पे है, कंडक्टर पे, तो कंडक्टर का एरिया, तो दैट इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो कहाँ पे कैपिटल यूज करना है, जहां पे चार्ज की बात होगी, कहाँ पे स्मॉल यूज करना है, जहां पे फ्लक्स की बात होगी, क्योंकि फ्लक्स इमेजिनरी सरफेस से लाइंस क्रॉस हो रहे हैं, कंडक्टर पे चार्ज है तो रियल कंडक्टर पे चार्ज है, और फ्लक्स इमेजिनरी सरफेस के थ्रू है, इक्वेशन नंबर 2। बट फ्रॉम गॉस लॉ, but according to Gauss law, what you have is integration E bar dot ds bar equal to charge enclosed by epsilon 0, या फिर उसको सिर्फ epsilon बोलोगे तो भी चलता है, doesn't matter, मैं लिख, जब मैं नोट्स बना के दूंगा तब I'll write down epsilon there, so it's okay। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 से क्या आया, ये आपके पास आया E 4 पाई आर स्क्वायर, चार्ज एनक्लोज क्या आया, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0, तो 4 पाई कैंसल, ये आर स्क्वायर को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा डिनोमिनेटर में, तो मुझे मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, यू विल गेट सिग्मा आर स्क्वायर upon epsilon 0 r square. This is the equation for electric field due to a charge conductor outside the sphere, outside the sphere। क्यों, क्योंकि वो पॉइंट P कहाँ लिया था आपने, आउटसाइड कंडक्टर लिया था ना, इसलिए
this is electric field outside charge conductor, so this is E outside. याद रखना ये E outside क्यों है, क्योंकि जो पॉइंट P था वो कंडक्टर के बाहर था। अब ऐसा भी हो सकता है, हमारे पास ये चार्ज कंडक्टर है जिसका रेडियस R है, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे फाइंड कर रहे थे जो आउटसाइड था। अब इस P पॉइंट को ही मैं शिफ्ट करते गया और मैंने इस P पॉइंट को रख दिया ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। मतलब क्या, मतलब इस केस में जो स्मॉल r है वो इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड निकाल रहे थे, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर निकाल रहे हैं। तो therefore E on the surface, electric field on the surface of conductor will be sigma r square upon epsilon 0 r square, लेकिन small r और capital R इक्वल है तो cancel and cancel, तो sigma by epsilon 0. So this is case 2. This is special case 2. So electric field is sigma by epsilon 0 if you are finding out electric field on the surface of conductor. Case 3, special case 3, electric field inside is directly 0. क्यों 0? हमारे पास क्या था, हमारे पास एक हॉलो स्फीयर था। चार्ज कहाँ था, चार्ज इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर था, और ये जो कंडक्टर है इसका रेडियस R था, कैपिटल R था। अब अगर P पॉइंट मैं अंदर लेता हूं, इफ आई टेक P पॉइंट ओवर हियर लेट अस से, तो मुझे ये बताओ कि हॉलो स्फीयर जब चार्ज ही पूरा सरफेस पे है, अंदर तो चार्ज है ही नहीं, तो चार्ज एनक्लोज्ड कितना हो गया गॉसियन सरफेस में, क्योंकि चार्ज एनक्लोज कहाँ देखते हो आप, यू ऑलवेज लुक एट चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस तो ये है रेड में जो दिखाया है, गॉसियन सरफेस है, गॉसियन स्फीयर है। गॉसियन स्फीयर के अंदर चार्ज तो है नहीं, जब चार्ज है नहीं तो चार्ज एनक्लोज 0, जब चार्ज एनक्लोज 0 तो इंटीग्रेशन E बार डॉट ds बार इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0 भी 0। जब ये 0 तो E बार डॉट ds बार को सॉल्व करने के बाद E 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब E इक्वल टू 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आपके पास अगर एक हॉलो कंडक्टर है जिसपे चार्ज सरफेस पे है, क्योंकि सरफेस पे ही होगा, हॉलो है, अंदर तो मटेरियल नहीं है, तो चार्ज कहां से आ गया, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज sigma into r square upon epsilon 0 into small r square. So this is how you can apply Gauss law to find out electric field due to a charged conductor. So what we will do now is हम अब इसको रिवाइज भी कर लेंगे और प्रॉपरली हम लोग इसको लिख भी लेंगे। So the idea here is that आपको जब एग्जाम में लिखना होता है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू नेचुरल फ्लो, जो समझा है वो लिखना है। तो अभी हमने सबसे पहले क्या किया, हमने बोला कि एक रेडियस, एक कंडक्टिंग स्फीयर ले लो जिसका रेडियस कैपिटल R है, उसका सेंटर मान लेते हैं O है, राइट, उस पे चार्ज Q है और चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, राइट। तो विल स्टार्ट विद दैट। सो कंसीडर अ स्फीयर, कंसीडर a hollow sphere या फिर spherical shell of radius capital R with its center at O, with its center at point O, charged to a uniform density sigma, and you already know what is sigma. Okay, you already know what is sigma. Sigma is coulomb per meter square. Coulomb per meter square. Okay, right. इस पूरे कंडक्टर को कहाँ रखा है, वैक्यूम में,
या फिर बोल सकते हो किसी मीडियम में। चलो हम जनरल केस बना लेते हैं। जब आप एप्सिलॉन 0 लिखते हो वो पर्टिकुलर केस है, मतलब आप अज्यूम कर रहे हो कि सराउंडिंग स्पेस जो है वो एयर है, या फिर वो सराउंडिंग स्पेस जो है इट इज basically what you can say is vacuum. So placed in a dielectric medium, placed in a dielectric medium of permittivity epsilon, and that is equal to epsilon 0 k. Of course k is dielectric constant. Okay, so therefore what you can write down is total charge on the sphere is total charge on the conductor on the sphere is sigma into a, क्योंकि आपको पता है by definition you know that sigma equal to charge by area, charge per unit area. Okay, anyways, so now q equal to sigma, a किसका, कंडक्टर का 4 pi r square, इक्वेशन नंबर 1 ये कंडक्टर का है. Okay, so now by Gauss law the flux through a closed surface is total flux phi is integration over closed surface E bar dot ds bar equal to charge enclosed by epsilon, इक्वेशन नंबर 2. अब वो पॉइंट पे इमेजिन कर लो जहां पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और उस पॉइंट P पे ही एक स्फीयर ड्रॉ कर देना, गॉसियन स्फीयर. सो टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at a point P, electric field बोलो या electric field intensity बोलो, is the same thing. To find electric field intensity at point P at a distance small r, from the center of sphere, from the center of conductor, imagine a concentric sphere, और इस concentric sphere को हमने बोला है Gaussian surface. Imagine a concentric sphere that is nothing but Gaussian surface. Okay, of radius r, small r. तो ये जो Gaussian surface है उसका radius small r है. अब एक बार आपने ये इमेजिन कर लिया, फिर आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि अब ये जो गॉसियन सरफेस है जिसपे P पॉइंट है समवेयर ओवर हियर, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस P पॉइंट के सराउंडिंग में एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ds ले लो, राइट. सो लेट ds be the small area around point P, then what you know is, आपको ऑलरेडी पता है कि E इस पूरे स्फीयर पे कांस्टेंट ही है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड्स है, तो यू हैव टू मेंशन दैट. सो ड्यू टू symmetry and the spheres being concentric and the spheres being concentric, the electric field at each point on the Gaussian surface, at each point on the
Gaussian surface or Gaussian sphere has same magnitude and is directed as same magnitude and is directed radially outwards. Is directed radially outwards. Okay, तो ये radially outwards है, ये भी पता होना चाहिए. Otherwise you will not be able to find out, क्योंकि एंगल नहीं मिलेगा otherwise. Radially outwards electric field और ds का डायरेक्शन भी वही है, इसलिए थीटा 0 था. This is important. Okay. Therefore, angle between E bar and ds bar is 0. That is, theta is 0, which implies cos theta is 1, because cos 0 की value 1 आती है. Therefore, you can write down integration E bar dot ds bar equal to integration over closed surface E ds cos theta, but cos theta is 1, so integration E ds only, और E constant है पूरे के पूरे Gaussian surface पे, तो constant को आप इंटीग्रल के बाहर निकाल सकते हो. And as you know that ds इंटीग्रेशन ओवर ds, ये छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट ds 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 ये गॉसियन स्फीयर पे थे, तो जब आप सारे के सारे ds को ऐड करते जाओगे तो गॉसियन सरफेस का आपको एरिया मिलेगा, तो 4 पाई r स्क्वायर मिलेगा. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर ये तुम्हें नहीं समझा, गलती से भी तुमने यहाँ पे कैपिटल R डाल दिया तो खत्म हो गया क्वेश्चन. यहाँ पे you are going in the wrong direction, so you cannot do that. कैपिटल R जब आप चार्ज एनक्लोज्ड फाइंड करते हो, मतलब यहाँ पे चार्ज एनक्लोज्ड फाइंड करते हो, सिग्मा इनटू A, क्योंकि इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज था और एरिया यहाँ पे कंडक्टर का आएगा, क्योंकि मैं चार्ज कंडक्टर पे फाइंड कर रहा हूँ, तो ये कंडक्टर मैं जानबूझ के इसको हाईलाइट कर रहा हूँ. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, फ्लक्स आप निकाल रहे हो गॉसियन सरफेस से, तो इसलिए यहाँ पे स्मॉल r आएगा, तो ये पता होना चाहिए. लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3. दिस इक्वेशन नंबर 3, राइट? गुड. नाउ this is what you should know. Now अभी हमने गॉस लॉ लिखा है इक्वेशन नंबर 2 से, चार्ज एनक्लोजमेंट मिल गया इक्वेशन नंबर 1 से. Therefore substituting equation 1 and 3 in equation number 2, therefore you will get, देखो इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या था, इंटीग्रेशन ए बार और ds बार, और वो हमको क्या मिला है, अभी निकाला हमने, वो हमको क्या मिला है, E into 4 pi r square. So E into 4 pi r square equal to चार्ज एनक्लोज्ड इक्वेशन नंबर 1 से मिला, सिग्मा 4 pi कैपिटल R square, सिग्मा 4 pi कैपिटल R square अपॉन एप्सिलॉन, राइट? दिस इज व्हाट यू हैव. तो एप्सिलॉन लिखा है हमने, डिवाइड बाय एप्सिलॉन करना पड़ेगा. गुड. तो 4 pi cancel. Therefore you will have E is equal to sigma r square upon epsilon small r square. Equation number 4. This equation 4 gives you electric field intensity at a point P outside charged conductor. So equation 5 gives electric field intensity at a point outside. मैं इसको रेड में लिखता हूं so that you will remember कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है. outside the spherical shell, outside the spherical shell. Okay, तो ये spherical shell के बाहर at a distance of small r. Okay, now special cases, let's see special cases. So sorry, equation number 4 है वो, ठीक है, I will just change it. So let's look at special cases.
First of all, this is equation number 4. Equation 4 gives special case number 1. अब इसमें क्या करेंगे? स्पेशल केस नंबर 1 में क्या करेंगे हम लोग? जैसे मैंने आपको बताया कि अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड नहीं, इनसाइड नहीं, कंडक्टर के ऊपर ही कितना है वो देख लेंगे. सो इफ पॉइंट P lies on the surface of the conductor, on the surface of the conductor, that is small r equal to capital R, therefore E will be equal to sigma small r square upon sigma small r square, क्योंकि स्मॉल और कैपिटल आर इक्वल है तो अपॉन इप्सिलॉन है यहाँ पे. सो दिस इज इप्सिलॉन बेसिकली सिग्मा स्मॉल आर स्क्वायर. व्हाट आई डू इज मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ. तो हमारे पास ये था सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन इप्सिलॉन स्मॉल आर स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन इप्सिलॉन स्मॉल आर स्क्वायर. कैंसल कैंसल. So therefore E electric field E is sigma by epsilon. Equation number 5. So equation 5 gives electric field intensity, electric field intensity on the surface of conductor, on the surface of charged conductor. Case 2, special case 2. Okay, so if the point P lies inside, if point P lies inside the spherical conductor, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली 0 होगा. देन E is equal to 0. क्यों? क्योंकि there is nothing inside, no charge inside. Since there is no charge inside the conductor, since there is no charge inside, right? क्योंकि पूरा चार्ज कहाँ था? इसके ऊपर था. गॉसियन स्फीयर अगर आपने अंदर ड्रॉ कर दिया तो अंदर तो चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो चार्ज एनक्लोज 0 है, चार्ज एनक्लोज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये जो है E इक्वल टू 0, इस पे जेई नीट में क्वेश्चन आया था. बड़ा बड़ा क्वेश्चन था 4-5 लाइन का और पूछा था व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द गिवन कंडक्टर, राइट? 0. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं चार्ज. तो फिर यू डोंट हैव टू बॉदर ऑलवेज बाय लुकिंग एट द नंबर ऑफ लाइंस इन अ क्वेश्चन. बहुत बड़ा क्वेश्चन था, आंसर 0 था डायरेक्टली, क्योंकि अंदर चार्ज ही नहीं है. तो चार्ज नहीं तो चार्ज एनक्लोज नहीं है, चार्ज एनक्लोज नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा, राइट? अभी सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, उससे भी सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना है, मान लो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है. वेल बाय द वे हम यहाँ पे पॉइंट चार्ज की बात तो कर नहीं रहे, हम यहाँ पे एक बॉल के ऊपर, एक हॉलो स्फीयर के ऊपर है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ. सपोज एक पॉइंट चार्ज है. अभी पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलवेज आएगा ही. जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और अगर मैंने यहाँ पे एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर लिया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को क्रॉस करेंगे, मतलब तब फ्लक्स होगा, है ना? इफ यू हैव अ चार्ज, positive charge, it has electric field lines. If there are electric field lines, these electric field lines will cross a surface. जब चार्ज ही नहीं है, when there is no charge at all, तो कौन सा फ्लक्स? जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं, तो कुछ क्रॉस हो ही नहीं रहा है, तो फ्लक्स क्या? कुछ नहीं, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स. इजी है,
but you have to imagine. इसका second application, Gauss law का second application 8.2.3. Okay, electric field intensity due to infinitely long straight conducting wire. So electric field intensity due to an infinitely long straight charged wire. चार्ज तो होना चाहिए ना. ओके, तो अब it is something like this. Let's say हमारे पास एक वायर है which is long straight wire. This is long straight infinite wire. तो ये infinity है. तो मैं सिर्फ थोड़ा सा इसको थिक कर रहा हूँ क्योंकि otherwise मैं I will not be able to show required distances. So anyways, I'll just change the color of it first. So let me say this is a charged wire. Okay, अब ये यहाँ पे charged wire का axis है. So here you have axis of charged wire. अब ये जो चार्ज कंडक्टर है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, हमेशा याद रखो कि जो कंडक्टर है उस कंडक्टर का रेडियस हमेशा कैपिटल आर लेना. तो जो भी कंडक्टर है, कंडक्टर कौन सा है, ये वायर है ना, कंडक्टर का रेडियस हम लोग बाय डिफॉल्ट कैपिटल आर से डिनोट करने वाले हैं. तो ये आ गया आपका कैपिटल आर डिस्टेंस, रेडियस ऑफ वायर. नाउ और एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज्ड वायर, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इफ दिस वायर हैज पॉजिटिव चार्ज, okay, so this wire has positive charge. Let us assume कि इसके ऊपर positive charge है, like this. तो electric field due to positive charges is always away. तो electric field यहाँ पे ऐसा होगा, it is going to be always away. Just a minute. So this is like this. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंटिंग अवे इन बोथ डायरेक्शन. ऑफ कोर्स दूसरा डायरेक्शन दिखाना बाकी है, आई नो. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे. इट इज अवे 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 ऑन द बोथ साइड्स. हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट इनफिनाइट वायर है. इनफिनाइट वायर है, मैं इनफिनाइट दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं इनफिनाइट दिखाऊंगा तो इट विल बी अ मेस. तो आई हैव टू लाइक डू लाइक दिस. तो हमको ऐसा दिखाना पड़ जाएगा उस केस में. इनफिनाइट वायर, इट इज एन इनफिनाइट वायर, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट थिंग्स. इट इज एन इनफिनाइट वायर. ओके, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको ऑलरेडी पता है. अब व्हाट इज द टास्क? The task is you have a point. Let's say there is a point P over here, which is at a distance of small r from the axis of wire. तो वहां पे क्या था? यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सेम सेंटर, कॉन्सेंट्रिक सेम सेंटर के स्फीयर थे. यहाँ पे अब जिस P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसका डिस्टेंस है स्मॉल r फ्रॉम एक्सिस ऑफ वायर. तो क्या करेंगे, जैसे वहां पे कंडक्टर स्फेरिकल था तो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल ड्रॉ किया. यहाँ पे वायर है, वायर सिलेंड्रिकल होता है, तो हमको
गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यू हैव टू ड्रॉ अ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर एंड दैट इज व्हाट यू कॉल एज गॉसियन सिलेंडर। ओके, सिर्फ इतना है कि हम लोग यहाँ पे इन्फिनाइट वायर को कंप्लीटली एनक्लोज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट। तो हम क्या करेंगे बताऊंगा आपको बाद में, मैं जब हम डिराइव करेंगे तब समझेगा। ये वायर इन्फिनाइट होने की वजह से हम लोगों ने इसको पूरी तरह एनक्लोज नहीं किया, क्योंकि हम कर नहीं पाए, बिकॉज इट इज एन इन्फिनाइट वायर। ओके, सो सिंस इट इज एन इन्फिनाइट वायर वी कुड नॉट एनक्लोज द चार्ज कंप्लीटली। तो हमने क्या किया, एक गॉसियन सिलेंडर ले लिया ऑफ लेंथ L। तो जो गॉसियन सिलेंडर है इसका लेंथ L है, मतलब लेंथ L है, मतलब ये लेंथ L है टोटल, राइट। एंड एज यू कैन सी, जैसे पिछले केस में कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स थे, यहाँ पे कोएक्सियल सिलेंडर्स है। तो जो गॉसियन सरफेस है, जो गॉसियन सरफेस है आपके पास, वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। और ये गॉसियन सरफेस इमेजिनरी है, क्योंकि गॉसियन सरफेस हमेशा ही इमेजिनरी होता है, राइट। फिर पिछले केस में क्या किया था, हमने बोला था जिस P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस P पॉइंट के अराउंड एक एरिया एलिमेंट ले लो ds। तो यहाँ पे भी वही किया। फिर हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि इस ds का डायरेक्शन हमको मिलता है बाय ड्राइंग अ परपेंडिकुलर, वेरी गुड, टू द सरफेस, टू द ds। तो ये आ गया ds का डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड E का डायरेक्शन तो मैंने पहले ही बता के रखा है, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। मतलब इस केस में भी क्या हो गया, इस केस में भी ऐसा हो गया कि थीटा 0 हो गया। तो यहाँ पे भी थीटा 0 हो गया, मतलब cos थीटा 1 हो गया यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी आप गॉस लॉ अप्लाई करोगे, आप बोलोगे इंटीग्रेशन E बार डॉट ds बार, मतलब फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। फ्लक्स हमेशा गॉसियन सरफेस से होता है। फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर 1। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन E ds cos थीटा, है ना। इंटीग्रेशन E बार डॉट ds बार is integration E ds cos theta, okay, right. So you will have this as integration E ds। और जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे पिछले केस में पूरे गॉसियन स्फीयर पे कांस्टेंट था, यहाँ पे भी पूरे गॉसियन सिलेंडर पे कांस्टेंट है, क्योंकि मैं गॉसियन सिलेंडर पे पॉइंट चाहे यहाँ लूं, चाहे यहाँ लूं, चाहे यहाँ पे ले लो कि यहाँ पे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस सेम है और चार्ज एनक्लोज भी सेम है। ओके, और फ्लक्स जो है, फ्लक्स यहाँ से तो जा ही नहीं रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, लाइक दिस और लाइक दिस। मतलब जो साइड फेसेस हैं सिलेंडर के, गॉसियन सिलेंडर के जो साइड फेसेस हैं, दिस इज गॉसियन सिलेंडर। गॉसियन सिलेंडर साइड फेसेस से तो फ्लक्स निकल ही नहीं रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग लाइक दिस, ऊपर और नीचे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब पास ही ऐसा हो रहा है, तो यहां से फ्लक्स, साइड फेसेस से फ्लक्स का तो क्वेश्चन ही नहीं है। सो देयर इज नो फ्लक्स फ्रॉम द साइड फेसेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो पूरे के पूरे गॉसियन सिलेंडर पे एक्सेप्ट फॉर दिस साइड फेसेस, कहीं पे भी पॉइंट ले लो गॉसियन सिलेंडर पे, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट देयर, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है स्मॉल r फ्रॉम एक्सिस, और ऑब्वियसली चार्ज एनक्लोज भी कांस्टेंट है। तो इसको बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ds। अब आपको याद है जैसे पिछले केस में हमने इंटीग्रेशन ds, ये टोटल एरिया ऑफ गॉसियन स्फीयर था, यहाँ पे भी टोटल एरिया ऑफ गॉसियन सिलेंडर होगा। फिर व्हाट इज एरिया ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज एरिया, वॉल्यूम नहीं बोल रहा हूं मैं, एरिया बोल रहा हूं, नॉट वॉल्यूम। 2 पाई r सर्कमफरेंस ऑफ फेस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ L। तो याद रखना ये सरफेस एरिया है, ये वॉल्यूम नहीं है। तो इंटीग्रेशन
ds is 2 pi r circumference of क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर इनटू लेंथ l। तो एटलीस्ट आपको इंटीग्रेशन ई बार डॉट ds बार मिल गया इक्वेशन नंबर 2। हमको यूज तो गॉस लॉ ही करना है, गॉस लॉ का लेफ्ट हैंड साइड तो मिल गया, राइट हैंड साइड निकालना बाकी है, चार्ज एनक्लोज्ड, वो कर लेते हैं। नाउ आपको याद है अगर एरिया हो और एरिया पे चार्ज हो तो हम चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा डिफाइन करते हैं। यहाँ पे एक लॉन्ग स्ट्रेट थिन वायर है, इस थिन वायर को मैंने थिक दिखाया है सिर्फ डायग्राम अच्छे से दिखे, आपको समझ में आए कि कौन सा डिस्टेंस क्या है, लेकिन है तो वायर इन रियलिटी थिन। तो अगर वायर इन रियलिटी थिन है तो चार्ज किस पे है, एरिया पे नहीं है, चार्ज किस पे है, लेंथ पे है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग बोलते हैं लैम्बडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो फिर चार्ज एनक्लोज्ड विल बी चार्ज क्यू एंड दिस चार्ज क्यू विल बी डेंसिटी इनटू लेंथ, मतलब कूलम पर मीटर इनटू मीटर, मतलब कूलम बेसिकली हाउ मच चार्ज इज देयर पर यूनिट लेंथ। ओके, दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ गॉसियन सिलेंडर, क्योंकि गॉसियन सिलेंडर ने एनक्लोज किया है। मैं बता देता हूं वापस एक बार आपको समझना पड़ेगा। गॉस लॉ कब अप्लाई कर सकते हो, जब आप चार्ज को कंप्लीटली एनक्लोज कर पाओ, कंप्लीटली एक बाउंड्री के अंदर डाल पाओ। यहाँ तो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, हम कंप्लीटली चार्ज को एनक्लोज कर ही नहीं सकते क्योंकि इन्फिनाइट वायर है। फिर हमने बोला फिर क्या करेंगे, हम बोलेंगे ठीक है क्या फर्क पड़ता है, एक छोटा सा गॉसियन सिलेंडर ले लेंगे, द वन इन द रेड, और हम देखेंगे कि इस रेड सिलेंडर में, गॉसियन सिलेंडर में कितना चार्ज है, मतलब इन शॉर्ट हाउ मच इज चार्ज इन दिस मच पार्ट ऑफ वायर। करेक्ट, इस वायर का लेंथ कितना, L, दिस इज L। ओके, अगर मुझे पता है कि 1 मीटर में 2 कूलम चार्ज है मान लो, मतलब लैम्बडा क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ कूलम पर मीटर। मुझे अगर पता है कि 1 मीटर में 2 कूलम और ये लेंथ अगर 10 मीटर है मान लेते हैं, तो 10 मीटर में कितना, 20। तो मैंने क्या किया, इन शॉर्ट मैंने 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, मतलब मैंने चार्ज डेंसिटी को, लैम्बडा को लेंथ से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे मिल गया चार्ज एनक्लोज। वेरी गुड। अब अगर ये समझा है, अगर आपको ये समझा है तो ये भी समझेगा कि यहाँ पे वही किया है मैंने, चार्ज पर मीटर को टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो चार्ज एनक्लोज मिल गया। इक्वेशन नंबर 3, नाउ सब्स्टिट्यूट 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो याद है इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन ई बार डॉट ds बार क्या आया है आपके पास, e 2 pi r l, तो e into 2 pi r l, और राइट हैंड साइड क्या था, चार्ज एनक्लोज्ड व्हिच इज लैम्बडा l अपॉन एप्सिलॉन। तो क्या क्या कैंसिल हुआ, l एंड l कैंसिल हो गया, तो आपको e क्या मिल गया, e मिल गया 1/2 pi r या फिर 1/2 pi एप्सिलॉन लैम्बडा बाय r, राइट। अब नॉर्मली क्या होता है ना, आपको पता है 1/4 pi एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, मतलब हमको 1/4 pi एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पता है, यहाँ पे नीचे 2 आया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम सिंपल काम करेंगे, बोलेंगे चलो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, 1/4 pi एप्सिलॉन 2 लैम्बडा बाय r, ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द वायर at a distance small r from axis of the wire. So this is how you can find out electric field due to a long straight thin wire. Okay, तो अभी जो long straight thin wire का केस है, आज सिर्फ हमने समझ लो कि एक बेसिक पहली बार कर लिया। In the next session I will revise it again and then we will put it down properly also because these are important things. इस चैप्टर में ये बहुत ज्यादा important है क्योंकि स्टेट बोर्ड में जब आप तो क्वेश्चंस आते हैं तो probably they may ask you to derive an expression for electric field intensity due to an infinitely long straight charge conductor at a point outside or at a point on or at a point inside the wire, ऐसा पूछ सकते हैं आपको। So tomorrow I am going to revise this again, all again, and for today that is sufficient, so we can stop here for today.